गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 1000 PYQs मास्टर सीरीज। ओके, सो आज का जो डे है वो है हमारा डे 14। इट मींस दैट क्लास नंबर ऑफ 14 आल्सो। सो 13 क्लासेस आर सक्सेसफुली डन। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर सीखे होंगे। मेरे प्यारे साथी, क्लास का जो टाइम है ना वो आपका 9 AM डेली आपकी यहाँ पर क्लास आपको मिलती है, संडे टू थर्सडे। यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज TGT and PGT by Textbook. Okay, and my name is Kaushal K Saraswat, doing research in physics and also qualified UP PGT and UP GIC PGT. Okay, in 2021. Okay, so and I have a very good experience to explain the physics at the level of PGT and TGT. Okay, so you can trust me and join this series, and after the series you will get a very fantastic confidence to understanding about the concept of the physics. Okay, सो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है, और क्योंकि आपको लगेगा यार कि हाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। so first of all, please try to hit the like button of this class, and uh, also try to share this session with your friends and colleagues. Okay, okay, so the questions are really very good. So just to start the class. Now, I had already complete the 20 question in my last class. So today is question number one, and this is a question number of 21 of this PPT, right? So the question number one of the class is that the minimum distance of clear vision for normal eye. प्यारे साथी, अगर मैं नॉर्मल विजन की यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल विजन की बात करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल विजन की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि। अगर हम लोग स्पष्ट दृष्टि की बात करते हैं, देखो, नॉर्मल विजन का मतलब होता है विदाउट 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 ग्लासेस। ओके, विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस बोले तो लेंसेस, ठीक है, विदाउट ग्लासेस और एंड लेंसेस। ओके, तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो यू नो जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये एक ह्यूमन आई है, ठीक है। सपोज दैट ये एक ह्यूमन आई है, कुछ इस तरीके से ह्यूमन आई होती है ना, ठीक है, ये इस तरीके से ह्यूमन आई होती है। दिस इज द नेचुरल ग्लास, नेचुरल लेंस, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, convex lens is a converging lens. Okay, and this point is known as the retina. This is the retina. When any incident light ray are focusing on this lens, so just we can focus at the retina, ठीक है, at the retina. तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल विजन। दिस इज ए नॉर्मल विजन। बट अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि these lines are focused, suppose that these lines are focused before the retina, these lines are focused at before the retina. So before the retina, so this is the condition for myopia. myopia मीन समझते हो, निकट दृष्टि दोष। यानी ये जो कंडीशन होती है, ये हमारी निकट दृष्टि दोष की कंडीशन हमारी यहाँ पर होती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर इसको फोकस कर रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ से लेकर के इसको मैंने ऐसे करके यहाँ पर फोकस कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया मीन्स कि यहां पर आपको क्या करना है, दिस इज दूर दृष्टि दोष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया एंड दिस इज मायोपिया। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया,
दोनों को हम यहाँ पर इजीली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है फॉर क्लियर विजन ये कितनी होती है सर, इट विल बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और वी कैन से 0.25 मीटर। so this is the minimum distance for स्पष्ट क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि के लिए, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपको पिक्चर जो डायग्राम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ए एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि दिष्ट धारा जो जनित्र होता है वह किसी सिद्धांत पे काम करता है, ओम्स लॉ पर काम करता है, या फिर जूल के ऊष्मा का नियम पे काम करता है, या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, या इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। तो एसी डीसी जनरेटर, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ करंट की, अगर हम लोग यहाँ पर करंट की बात करते हैं, करंट बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है डीसी करंट और एक होती है एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब समझते हो, जो अल्टरनेट में चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अगर मैं इंडिया की यहाँ पर बात करूं, इन इंडिया इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट विल 50 हर्ट्ज। समटाइम ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डीसी, सो डीसी इज रिप्रेजेंटेड एज डायरेक्ट करंट, डीसी इज रिप्रेजेंट एज डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का फंक्शन जो होता है वो लाइक दिस, वो ऐसे करके कुछ होता है। सो दिस इज आई एंड दिस इज टाइम, ओके, एंड दिस इज आई और वी वर्सेस टाइम, वी कैन ऑल्सो यूज दिस वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वी एंड ई आई होते हैं डज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तो वी एंड आई नॉट डज नॉट डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर वेरिएशन। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर यह है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपसे यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर कोई भी जनरेटर ऐसा है जो डीसी जनरेटर है, अगर मैं डीसी के जनरेटर की यहाँ पर बात करूं तो वो बेसिकली किसके प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो ओम्स लॉ पे काम करेगा, जो जोस लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करेगा, फैराडे लॉ पे काम करेगा, नन ऑफ दी। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम बात करते हैं फैराडे लॉ की, ठीक है ना, तो फैराडे लॉ जो है, फैराडेज जो लॉ है वो हमारे क्या है, ईएमआई का काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वो काम करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है, जहां पर टू कॉइल्स होती है, ठीक है ना, यानी एटलीस्ट मोर देन वन, टू कॉइल्स, ठीक है। तो जो हमारा डीसी जनरेटर हो या फिर हमारा एसी जनरेटर हो, वो सारे के सारे फैराडे लॉ पर ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओम्स लॉ आप लोग जानते हो, दिस इज V इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ I, इसका यहाँ पर डीसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप सभी लोग जानते हो, कौन सा है बताएं, दिस W इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और फेराडे लॉ क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज T5/dt विद नेगेटिव साइन, ठीक है। यानी कि जो भी अगर मैं फ्लक्स में चेंज करता हूँ तो यहाँ पर एक न्यूली फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा, दैट इज द EMF, जो कि अपोज करता है उसका, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि
Lot of information we are discussing right now. So option third is the correct option. Next question is question number third. Okay, read this question and try to give the right answer of this question. I will give you 1 minute. Okay, so question is that a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर. जितना समझ में आ गया उसको लिख लो. ये कोई एक टावर है, ठीक है, और इसके टॉप से यहां से किसी बॉल को रिलीज किया जा रहा है. दिस इज द मास ऑफ बॉल. दिस इज मास ऑफ बॉल just released, okay, with the velocity of 20 meter per second. And here a ball is thrown vertically downward with the velocity of this one from a top of a tower. Its ground, it hits the ground after some time with velocity of 80 meter. Actually यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, that is time t, and the hitting velocity is basically we can write it. This is 80 meter. 1 second. This is 80 मीटर पर सेकंड. ओके, सो आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर. सपोज दिस हाइट इज h, or you can assume the value of g is 10 meter per second of square. Okay, so we can use which one equation? We have the initial and final velocity here and value of gravity also, and we are interested only in to find out the height in this question, but you can also calculate the time if you need it. Okay, so without time we have the two ways. We have the two ways to calculate the height and time here. First one, we can calculate the height h directly via equation number third. Okay, and we can also calculate the h with the help of with the help of t with the help of t. So we can calculate the h by two ways. One is directly using the equation number third. There is no need of time. Everybody know about it. And we can have the another method to calculate the h with the help of time. This question is maybe in this question singly asked by you only height of the tower, but sometime this question is asked in an examination. They will ask the two things at a time. Find the height of the tower and find also the time to reach and hit the ground. Okay, so my dear friends, the third equation is v square is equals to u square plus 2a of s. So this v is nothing, this is 80, this is 80 square, and this u is 20 square plus 2g means this is 10, and this is the height. So this is 80 square, this is 80 multiplied by of 80. Okay, and minus this is 20 multiplied by of 20, and which is divided by 20, that is your height. So your answer will be 8 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 8 8 64, 640 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20 अगर आप यहाँ पर करोगे तो भाई मेरे आपको मिलेगा यहाँ पर 240 को अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर 20 से, भाई 80 और 20 ही है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हो गया,
सॉरी 6400 हो गया ना, 8×8 = 64। तो ये हो गया 6400। 6400 में से 400 घटाऊंगा, ठीक है, 6400 में से, ठीक है ना, 6400 में से अगर मैं 400 घटाऊंगा तो ये बचेगा मेरा यहाँ पर 6000, और 6000 डिवाइडेड बाई दिस, तो योर आंसर विल बी 300 मीटर। आंसर आपका आ गया 300 मीटर। ओके, दिस इज द सिंगल वे व्हेन यू कैन कैलकुलेट दिस हाइट h by using the directly method, but via the time, so we can use firstly the first equation. So this is v is equals to u plus of 18. So what is time t? So this is v minus uy of g. So this is 80 minus of 20 divided by of 10. So this time, this is equals to 60 by 10. So this your time will be 6 seconds. Okay. If you are putting this value of time, equation number third for second, so this s is equals to u plus of 80 of half of 80 square. तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यूज करोगे ना, तो आपको अगेन आपको हाइट 300 मिलेगा, क्योंकि ये आपका 20 है, ये आपका 6 आपको दिया है, हाफ ए की वैल्यू है आपकी 10, और टी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, ये हो गया 5, 36 पंजे हो गए 180, और 6 दूनी 12 है, तो 180 और 120, आंसर विल बी 300 मीटर। ठीक है, तो देखो आपके पास में दो तरीके होते हैं, पहले आप टाइम निकालो फर्स्ट इक्वेशन से। आपको ये देखना है, देखो मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, आपको एक नई चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा मेरे साथी। देखो पर इस चीज को देखता हूँ जरा एक बार। देखो जैसे सपोज दैट हमारे पास में तीन इक्वेशंस होती हैं। हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सब लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80। सेकंड इक्वेशन आपकी होती है s इज इक्वल्स टू दिस इज ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a ऑफ s। देखो ये वाली इक्वेशन में आपका v है, ओके, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ u v s a t, या और भी इसी को इसे लिखते हैं u v t a s। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में u है, v है, टाइम है, a है, बट नॉट डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन में u आपका है, v आपका नहीं है, t आपका है, a आपका है, और s आपका है। थर्ड इक्वेशन में u है, v है, और आपका टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन है, एंड दिस वन है। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कब यूज करते हैं, until and unless we have the two things are in all the equations, one is this one and second one is this one। यानी कि आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी होती ही है, ठीक है ना, और आपके पास में क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये आपका होता है, ठीक है ना। यानी कि दो चीजें, यानी एक तो आपके पास में त्वरण हर एक इक्वेशन में मिलेगा, और एक आपका प्रारंभिक वेग आपका ऐसा है जो आपको हर एक इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, बाकी चीजें एक एक करके मिसिंग है। तो आपको ना वो जो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि भाई कौन सा वाला डेटा हमें यहाँ पर यूज करना है, कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है, इन दोनों को लेकर के हम ऐसे करके देख पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये क्लियर हुआ ना कंसेप्ट आपका कि कब कौन सी इक्वेशन हमें यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है ना। तो पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो मैं क्या यूज कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात,
दो चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वन, जब कोई बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड आ रही हो, तो जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी हम इसको मैक्सिमम देते हैं। और अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन ये फ्री फॉल कंडीशन के लिए है, नॉट ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसको मान के ही चलेंगे, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल, आप लिख सकते हो, दिस इज पॉसिबल only when only when the body is doing motion under gravity और फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी स्वतंत्रता रूप से ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर जा रही है तो अंडर ग्रेविटी काम कर रही है, तब हम इस तरह की सिचुएशंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाओ कि इतने क्वेश्चन हैं, बस आपको ये देखना है कंसेप्ट कितना क्लियर होगा। If the distance between Earth and Sun is becomes 3 times, then the gravitational force between becomes। अगर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 3 गुना अगर हो जाती है तो गुरुत्वीय बल जो है वो कितना हो जाएगा। दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। ओके, दिस इज द सेपरेशन, सपोज दिस इज r and new separation is 3 times of r. So if the initial condition the force is F, in the next condition the force is F dash. So what is the value of F dash? इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास में दो चीजें होती हैं। एक तो आपसे ये पूछ देगा कि फोर्स कितने गुना हो जाएगा, दूसरा आपसे पूछता है कि फोर्स कितने प्रतिशत हो गया है, कितने प्रतिशत हो गया है, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज। थर्ड में आपसे पूछता है परसेंटेज चेंज आपका कितना, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज आपका कितना होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमारी होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ 1/r² and this f dash is proportional to 1/r dash square. So this f dash upon my f, this is equals to, this is r upon my r dash का whole square. So this is r, this is 3r as given your question, cancelled by r to r, this is 1/9. So this is 1/9 times. Your correct option is option number। देखो अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ थोड़ा कि कितने गुना हो गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9। आपका आंसर आ गया 1/9 टाइम्स, ठीक है। ये आपका जैसे आपसे पूछा गया वही हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सेकंड में कह रहा है ना कितने परसेंट हो गया है, तो कितने परसेंट हो गया है का मतलब समझ रहे हो भाई, जो भी आपको रेशो आया है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये देखो 11/999, 11.01% समथिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, इतने परसेंट हो गया, इसका आ गया 11.01%, इतने परसेंट हो गया। लेकिन नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हाउ मच परसेंटेज चेंज हैव डन, ओके, हैव बीन डन इन दिस क्वेश्चन। सो जो भी आपका रेशो आया, हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज 1/9, ठीक है, दोनों तरफ -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर, रेशियो लीजिए और 100 से -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस टर्म इज नोन एज द परसेंटेज चेंज, दिस टर्म इज नोन एज द परसेंटेज चेंज, दिस टर्म इज नोन एज द परसेंटेज चेंज। अगर आपसे कभी बोला जाता है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है तो आप इसको बोल सकते हैं। So this is minus of 8/9
multiply by of 100. So this is minus का 8 multiply by of 11. So nearly is minus के 88.08%। इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। और माइनस और प्लस, देखो जब भी आप इस तरह के परसेंटेज चेंज के अगर आप क्वेश्चन करोगे, इस केस में यू विल गेट टू थिंग्स, वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज हो गया है, बढ़ रहा है, और नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको यहां से पता लगती हैं जब आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एंड कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एज आई थिंक यू, एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, गलत कथन आपको बताना है रिगार्डिंग उत्तल लेंस। ठीक है, तो बाहर की ओर उभरी हुई दो गोलाकार सतहें होती हैं, अभिसारी लेंस होते हैं, धनात्मक फोकस वाली लंबाई होती है, या प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा होता है। तो देखो, अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, कॉन्वेक्स, अगर मैं कॉन्वेक्स अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर बात करता हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बीच में ये मोटा है और यहाँ पर क्या है, ये पतला है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, टू स्फेरिकल सरफेसेस वल्गिंग आउटवर्ड। ओके, यानी कि बाहर की ओर उभरी हुई दो गोलाकार सतहें। तो देखो, बाहर की ओर उभरी हुई है, बिल्कुल सही बात है, और ये दो स्फेरिकल स्फेयर्स हैं, सरफेसेस है, बिल्कुल ये भी बात सही है। देखो, अगर मैंने माना कि इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2, तो इसकी एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, 1/f इज इक्वल्स टू दिस इज म्यू माइनस 1, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ एनी ग्लास, एनी लेंस, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग होता है। तो भाई देखो, कन्वर्जिंग भी होता है, यहाँ से लाइट जाएगी तो कन्वर्जिंग करेगी, तो पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी आपका सही है। पॉजिटिव फोकल लेंथ, बिल्कुल ये वाला भी सही है, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा होता है, नहीं, ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये जो फोर्थ वन है ना, ये कॉनकेव के लिए करेक्ट है, ये कॉनकेव है, लेकिन हमसे तो गलत पूछा है ना, तो 4 1 इज रॉन्ग। देखो, ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों करेक्ट फॉर, ये तीनों जो है, ठीक है ना, 1 2 3 आर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, लेकिन फोर्थ वन क्या है हमारा, वो है अबाउट, हाँ भाई, फोर्थ वन किसके अबाउट है हमारा, रिगार्डिंग कॉनकेव लेंस, यानी कि ये हमारा अवतल को लेकर के यहाँ पर बोला गया, इसको लेकर के अवतल को। ओके, नेक्स्ट वन, when the object is facing a concave refracting surface, the radius of the curvature of the surface is positive. Okay, ये आई थिंक आपसे बोला जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट फर्स्ट ये है और स्टेटमेंट टू हमारा ये है। आपसे बोला जा रहा है विच वन इज करेक्ट। ठीक है ना, जब एक वस्तु, ठीक है ना, स्टेटमेंट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, जब एक वस्तु अवतल दर्पण अपवर्तक सतह के सामने हो, सतह की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल अपवर्तक, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा है तो लेंस की बात कर रहा है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कॉनकेव लेंस है, ये ऐसा बोल रहा है, और यहाँ पर अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज पॉजिटिव, नो दिस एफ इज नेगेटिव। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये कॉनकेव है, अगर ये कॉनकेव है, इट विल बी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। सो फर्स्ट इज रॉन्ग।
द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेसेस नेगेटिव, नहीं भाई ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका जो है वो पॉजिटिव है, बहुत हार रहा हूं। कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है इनमें से, नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन 4, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही उल्टे दे रखे हैं, तो इसके लिए एफ पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए एफ नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पर जो भी डिस्कस किया गया है वो जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। Next one is question is this: in an ultrasonic pulse echo technique, the echo time of the ultrasonic pulse is 10 microsecond. यानी echo time जो आपको यहाँ पर दिया है, this is 10 microsecond. It means 10 micro means 10 to the power minus के 6. This is second. So it will be 10 to the power minus के 5 second. Right? जो दिया हमने उसको clear कर दिया. In a steel bar of thickness is this one. इसकी thickness जो है होता है 20 of mm. 10 टू दी पावर माइनस के 3 ऑफ mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन द स्टील बार, बताओ भाई, और ऑप्शन विल बी इन किलोमीटर पर सेकंड, जल्दी से बताएं। ओके, सो आपको फॉर्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटा 4, सो दिस v इज इक्वल्स टू, दिस इज dy ऑफ t, सो दिस v इज इक्वल्स टू d इज व्हाट, 20 into 10 to the power minus के 3 divided by 10 to the power of minus के 5. So option this is 10 to the power, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2 बचेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, it will be 2000. This is meter per second, this is meter per second, and 2000 meter means 2 kilometer per second. Okay, so your option will be option 1. ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, अभी आज के लिए इतना ही। अगर आप में से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहता है टेक्स्ट बुक टीम से, तो आप लोग कौशल कूपन कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, अभी आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही बेस्ट क्लासेस के लिए आप लोग नेक्स्ट कल के लिए इंतजार करेंगे, सुबह 9 बजे फिर से आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टुमारो एट 9 AM। थैंक यू।